वेलकम टू GNCRT। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस में से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मार्केट से मिल्क, घी, बटर, तरह तरह के सामान खरीदते हैं और उनके पैकेट्स पे हमको प्योर लिखा हुआ दिखता है, जैसे प्योर घी या प्योर मिल्क। हम साधारण लोगों के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं मानते। साइंटिस्ट लोग के अनुसार हम लोग जो प्योर घी का पैकेट खरीदते हैं मार्केट से, वो प्योर नहीं है, वो एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसमें तरह तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, एक तरह का पार्टिकल्स उसमें नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क में वाटर भी है, प्रोटीन, फैट, इन सब के पार्टिकल्स हैं। तो उनके लिए, साइंटिस्टों के लिए मिल्क जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह का पार्टिकल होना चाहिए और उनका केमिकल नेचर एक तरह का होना चाहिए। वो सारे मिक्सचर्स हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है और इस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस भी बोलते हैं। यानी कि आप सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म होता है, उसको आप अब अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट किया जा सकता है इवापोरेशन के द्वारा, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड को सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है। यानी कि एक सॉल्यूशन, वाटर और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से आप सोडियम क्लोराइड अलग कर लेंगे तो वो सॉल्यूशन प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। लेकिन सोडियम क्लोराइड को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो सोडियम क्लोराइड जो है एक प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। उसी प्रकार से अगर शुगर जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं और उसका कंपोजिशन सेम होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम लोग पीते हैं या मिट्टी जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स मिले रहते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस होते हैं। यानी कि मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मिला हुआ रहता है। कंपोनेंट्स के नेचर के अनुसार मिक्सचर दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, दिख रहा है फोटो में, और होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यानी कि होमोजीनियस में अपीयरेंस और उसका कंपोजिशन सेम होता है सभी जगह। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, आप कहीं से भी सॉफ्ट ड्रिंक पीजिएगा आपको टेस्ट सेम लगेगा। जबकि हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं होता है। मान लीजिए एक मिक्सचर है सैंड का और आयरन फिलिंग्स का, तो एक हिस्सा उठाएंगे उसमें आयरन फिलिंग्स ज़्यादा हो सकती है और दूसरा हिस्सा उठाएंगे उसमें हो सकता है आयरन फिलिंग्स कम हो, सैंड ज़्यादा हो। तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बहुत देखे हैं, सोडा वाटर हो गया या नींबू पानी हो गया, ये सारे सॉल्यूशन हैं। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है जो कि एलॉय होता है, और एयर जो है वो गैसियस सॉल्यूशन। इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। यानी कि पार्टिकल के लेवल पे वो सेम होते हैं। यानी कि अब एक समानता आपको दिखेगी, यूनिफॉर्मेशन दिखेगा। एलॉय क्या होता है? तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा, लेकिन फिर भी इसको मिक्सचर माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। यानी कि जितनी चीज़ इसमें मिले हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ उस एलॉय के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल ब्रास एक एलॉय होता है जिसमें 30% जिंक और 70% कॉपर मिला होता है। सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो अपने अंदर कुछ डिजॉल्व कराता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कुछ डिजॉल्व होता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है। जैसे नमक पानी के घोल में पानी जो है वो सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सॉल्यूट है।
अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, लगभग 1 nm के होते हैं डायमीटर, और इसीलिए वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। तीसरा है चूंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं और इसीलिए लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है सॉल्यूशन के थ्रू। इसके बाद एक है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप फिल्टरेशन के द्वारा भी अलग अलग नहीं कर सकते, या उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तब भी वो नीचे जाके नहीं बैठेगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी कि सेटल डाउन नहीं होते। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा है और सॉल्वेंट का कितना मात्रा है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और सॉल्यूट के मात्रा के अनुसार कोई भी सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। अभी ये क्या होते हैं डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो किसी भी टेम्परेचर पे जब एक सॉल्यूशन में जितना उसकी क्षमता है डिसॉल्व करने की सॉल्यूट की, उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि दूसरे वर्ड्स में जब उसका क्षमता, सॉल्यूशन का क्षमता सॉल्यूट डिसॉल्व करने का पूरा हो चुका है, यानी कि अब उसमें थोड़ा सा भी सॉल्यूट घुल नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि मालूम है हमको कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। और जब किसी भी सॉल्यूशन में उसके डिसॉल्व करने की क्षमता से कम सॉल्यूट घुला हुआ हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यानी उसकी क्षमता फुल हो गया है, पूरा हो गया है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अभी और वो उसमें और डिसॉल्व हो सकता है तो वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना मात्रा सॉल्यूट का है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और इसको निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी प्रकार से मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन का क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया गया है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास, यानी कि हमको मास बाई मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो 40 ग्राम नमक था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो वाटर था 320 ग्राम, तो दोनों को ऐड किए तो 360 ग्राम हो गया सॉल्यूशन का मास। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि 40 बाई 360 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.1%। ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स रहते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं और सस्पेंडेड यानी कि तैरते रहते हैं पूरे मीडियम में। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आई से दिख जाते हैं, जैसे कि वाटर और चॉक पाउडर का मिक्सचर जो होता है वो एक सस्पेंशन होता है। क्यों? उसमें चॉक पार्टिकल्स सस्पेंड होते रहते हैं, यानी कि पानी में तैरते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो हो गया कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस नहीं होता है, कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आई से दिखाई दे दें। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स
सस्पेंशन के जो होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और इसी की वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है सस्पेंशन में। लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स को, सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन के द्वारा भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में तो होमोजीनियस लगता है, लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनियस होता है। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो देखने में हमको लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल है मिल्क। यानी कि मिल्क देखने में ऐसा लगता है कि एक ही सब्सटेंस है, घुल गया है वो पूरा, लेकिन उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बस उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आसानी से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि बीम ऑफ लाइट जब स्कैटर होता है तो इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये उन्हीं साइंटिस्ट पे इसका नाम रखा गया है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस इफेक्ट को। इफेक्ट को हम लोग तब भी अनुभव कर सकते हैं जब एक छोटे से छेद से लाइट रूम में एंटर करती है। और ये स्कैटर लाइट इसलिए करता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ये लाइट स्कैटर करता है और हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट के बीम को स्कैटर कर सकते हैं और लाइट का पाथ विजिबल होता है। और इसको जब हम थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि कोलाइडल जो होते हैं वो, या कोलाइड्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं। कोलाइड का पांचवा प्रॉपर्टी होता है कि इसको हम लोग फिल्टरेशन के प्रोसेस के द्वारा इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल होता है कोलाइड्स को सेपरेट करने के लिए, इसके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसी के इस्तेमाल से कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूध से हम लोग मक्खन वगैरह जो निकालते हैं वो इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ही निकालते हैं। इसमें होता क्या है, तो जो हल्का पार्टिकल्स होता है वो ऊपर आ जाता है और जो भारी पार्टिकल्स होता है वो नीचे बैठ जाता है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाएगा? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सिंपल साधारण फिजिकल मेथड जैसे कि हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, सीविंग यानी कि चलनी का इस्तेमाल करना, फिल्टरेशन, ये सारे फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। कभी कभी कुछ स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ जाता है मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। तो हम लोग अब देखेंगे कि अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाएगा। हम लोग देखेंगे कि ब्लू या ब्लैक इंक से जो कलर्ड कंपोनेंट होता है, यानी कि जो डाई होता है, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो ब्लू या ब्लैक इंक से डाई सेपरेट करने के लिए इवापोरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आया कि मिल्क से क्रीम कैसे सेपरेट करेंगे। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि मिल्क जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और ये फिल्टरेशन के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस
का इस्तेमाल करना पड़ता है क्रीम को मिल्क में से निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये प्रोसेस किस बात पर आधारित है? तो इस बात पे कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो भारी पार्टिकल्स होता है, हेवियर पार्टिकल्स होता है, वो नीचे सेटल डाउन करता है। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन में भी यही होता है, जो क्रीम होता है उसके पार्टिकल्स हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाता है और बाकी नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे? तो दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उनको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ना पड़ेगा और फिर उनको धीरे से अलग अलग कर लेना होगा। चूँकि दो इमिसिबल लिक्विड्स दो अलग अलग लेयर बनाते हैं डेंसिटी के अनुसार, इसलिए वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं और इसलिए आसानी से आप एक लेयर ऑफ लिक्विड्स को हटा सकते हैं। जैसे वाटर में कभी भी केरोसिन मिक्स नहीं करेगा, केरोसिन का लेयर ऊपर होगा और वाटर का लेयर नीचे होगा, तो नीचे वाले लेयर को आप निकाल सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। इसके अलावा आयरन के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसका प्रिंसिपल यही है कि इमिसिबल जो लिक्विड होते हैं वो सेपरेट लेयर्स बनाते हैं और उनको अलग अलग उसी लेयर्स के हिसाब से किया जा सकता है। और ये लेयर्स जो बनाते हैं वो डेंसिटी के अनुसार अपना लेयर बनाते हैं। जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे होगा। अब दो मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे करेंगे? यानी कि दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, वैसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करने का क्या तरीका है? तो ऐसे दो मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है, डिस्टिलेशन। चूँकि दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, तो इसी के आधार पर डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान उनको अलग किया जाता है। इसके लिए एक एपरेटस का यूज़ होता है जिसमें उस मिक्सचर को हीट किया जाता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी जगह जाके उसको फिर से कंडेंस करके उस लिक्विड को अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा दो मिक्सेबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ही दो मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब चूंकि एयर भी एक मिक्सचर होता है, तो एयर में से हम डिफरेंट गैसेस कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो एयर में से डिफरेंट गैसेस ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और समय समय पे हमको डिफरेंट गैसेस प्राप्त होते चले जाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। ऐसे पीछे के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। और कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज, यानी कि पानी से बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना एक फिजिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, कोई नया प्रॉपर्टी नहीं आ जा रहा है उस वाटर में। वो भले आइस रहे या वाटर रहे, उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज होता है। जबकि बर्निंग जो है केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उससे एक नया चीज़, नया प्रोडक्ट बनेगा और उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। जो केमिकल चेंज होता है वो क्या करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है मैटर के, इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल के दौरान बोथ फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो रहे हैं। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो दो टाइप होते हैं प्योर सब्सटेंस के, कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और वो केमिकली कंबाइंड किए गए रहते हैं। उनको फिर से उनके एलिमेंट्स में
ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के द्वारा। जबकि एलिमेंट्स ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, अब वो और सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। लास्ट में हम लोग देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। क्योंकि मिक्सचर में भी एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होते हैं। तो अंतर क्या होता है? तो मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मीन्स के द्वारा, लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मीन्स के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, केवल केमिकल मीन्स के द्वारा ही सेपरेट किया जा सकता है। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एन एवरेज ऑफ सब्सटेंसेज इन इट। यानी कि एक मिक्सचर का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? तो जितने भी सब्सटेंस है उसका एवरेज होगा। लेकिन कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट से रिजल्ट नहीं करेगा। मिक्सचर का प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है, जबकि कंपाउंड का प्रोपोर्शन वेरी कभी नहीं करेगा। बहुत थोड़ा सा या कोई एनर्जी नहीं इवॉल्व होती है जब मिक्सचर बनता है, लेकिन एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कि जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जबकि मिक्सचर बनने में या तो बिल्कुल थोड़ा सा या तो नहीं इन्वॉल्व होती है एनर्जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको चैप्टर समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।